जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे हैं धृतराष्ट्र, आईएएस हैं दुर्योधन और आईपीएस है दुशासन, और इनका काम है धृतराष्ट्र की जो कहते हैं ना छत्र छाया के अंदर चीरहरण करना। मेरे एक मित्र हैं अतुल सिंह, खुद पहले आईपीएस अफसर रह चुके हैं, तो वो ये बात कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, खास तौर से जो हमारी जो 3 मुख्य सेवाएं हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस, उनका एक स्टेटस उस तरह का है जैसे कि वो है ना हमारे सिस्टम के अंदर द्विज, पहले से ही आप एक एग्जॉल्टेड स्टेटस लेकर के पैदा होते हैं और आप प्रिविलेज्ड हैं, आपको कोई छू नहीं सकता। यहां तक हम पहुंचे कैसे, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इनके जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं और जो एक जो निरंकुश जो कहता है ना इनकी सत्ता का जो नेचर है, वही इनको ये करेज देता है कि ये एक करप्शन के अंदर एब्सोल्युटली इंडल्ज कर सकें। अंग्रेज का क्या पर्पस था? जब अंग्रेज बहादुर भारत आया तो उनका पर्पस था कि इस स्टेट से उनको लूटपाट करनी है, ठीक है। जो लूट का जो पूरा जो सिस्टम था, इसको जो है ना एक स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए उनको एक व्यवस्था चाहिए थी। तो उसके लिए उस व्यवस्था में क्या था, उन्होंने 1 पर्सन कॉन्टैक्ट बनाया, 1 पर्सन वो कहता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, वो था आपका कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या था? लगान वसूल करना, उसके नाम से ही है, क्या करते ना, उसके डेवलपमेंट फंक्शंस नहीं थे। ये एक कॉलोनी थी, कॉलोनी के अंदर उनको एक्सप्लॉयटेशन करना था, तो कलेक्टर साहब का काम था लगान वसूल करना और एसपी साहब का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ताकि कोई बगावत विद्रोह ना हो और चीज़ों को कहता ना डंडा मार करके जूते की नोक पर ठीक से रखा जा सके। ये लोग रहते कहाँ थे? सिविल लाइंस के अंदर, ठीक है। सिविल लाइंस एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया हुआ करता था जो सबसे हट करके बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड बना हुआ होता था। जनरली आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के और इनके जो बंगले होते थे ना, अगर आप देखेंगे तो पुराने, या तो वो पहाड़ पर होते थे ऊंचाई के ऊपर, और बहुत ही बड़े शानदार कहते हैं ना इम्पोजिंग बंगले होते थे, जिससे को देखते ही उनका पावर आपको नजर आएगा, भय नजर आएगा। जो इनको सर्वेंट्स मिलते थे 30, 40, 50 लोग तो मिनिमम काम करते ही थे कलेक्टर बंगले के ऊपर, एसपी बंगले के ऊपर। वहां पर इनफैक्ट कुर्सी पर बैठने के लिए एक कहते हैं ना वो परमिशन मिलती थी। जैसे कई सारे लोग थे उनको कुर्सी नशीन ये उपाधि मिलती थी कि आप अगर कोई जमींदार वहां पर आ रहा है तो इसको डीएम साहब के सामने कुर्सी पर बैठने की परमिशन है। और एक कहते हैं ना सिक्का, जो अंग्रेज राज जो था, अंग्रेजी हुकूमत का कहते हैं ना, उसकी धाक इस तरह से होनी चाहिए कि एक कांस्टेबल के निकलने पर भी लोग थर थर कांपने लगे। तो वो उनका उद्देश्य था, बिकॉज वो एक पुलिस स्टेट था, मिलिट्री स्टेट था, जिसका काम सिर्फ लोगों के दिल में डर बैठाना था और अपना एक्सप्लॉयटेशन करना था और एक्सट्रैक्शन करना था। अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो गए, लेकिन आपके दिमाग में वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब का खौफ बैठा हुआ है। अंग्रेजों के ज़माने में एक चीज़ ज़रूर थी कि वो उनकी जो सिविल सर्विसेज थी ना, काम करने के मामले में ईमानदार थे और पर्सनल करप्शन नहीं था, ये बात हमें माननी पड़ेगी, और एफिशिएंट लोग थे। आप उस वक्त के इनके ऑफिसर्स के जो गजेटियर्स हैं, जो अंग्रेज कलेक्टरों ने गांव-गांव घोड़ों पर घूम के जाकर के जो गजेटियर्स लिखे हैं, आप उनको देखें, आज भी आपको उन गजेटियर्स में एक एक गांव की बड़ी सटीक और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज़ादी के बाद भी जो फर्स्ट जनरेशन जो थी ब्यूरोक्रेट्स की, उन्होंने उस चीज़ को रिटेन किया, ठीक है। खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस में, पुलिस सर्विस में हमने कई सारे ऐसे लोग भी भर्ती कर लिए जो कि पहले किन सर्विस में थे आज़ादी से पहले, या तो कोई जैसे कोई रियासत में आईजी है, या सपोज कहीं किसी और स्टेट के अंदर कोई किसी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम कर रहा है, तो उसको आज़ाद भारत में उनमें से कई लोगों को जो है आईएएस के अंदर इंडक्ट कर लिया, इंडियन फॉरेन सर्विस में इंडक्ट कर लिया, पुलिस में भी इस तरह से लोग आ गए थे ना। तो कई सारे उसमें बड़े एलीट बैकग्राउंड के लोग थे, जैसे आप देखेंगे नटवर सिंह वगैरह, ये लोग जो थे ये राजा महाराजा टाइप के जमींदार बैकग्राउंड के लोग थे। जो आपके भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे पहले, जगत मेहता, वो डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करके वो आईएफएस नहीं बने थे। तब तक क्या था कि आपका जो है ना कुछ ईमानदारी थी, कुछ जो है ना काबिलियत थी। अब धीरे धीरे आ करके 70s तक आते आते जो ना एक नेक्सस बनना शुरू हो गया, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस। जैसे इंदिरा गांधी पर्टिकुलरली जब ये लोग आए तो ये लोग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज वाले पॉलिटिशियंस थे। इनको अगर अपना एक लॉयल कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए थी तो ये पॉलिटिशियंस से ज़्यादा ट्रस्ट अपने बाबुओं पर करते थे, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, तो उनका एक कंट्रोल इस पर बढ़ता गया। प्लस जो है इकोनॉमी के अंदर हमारा जो था लाइसेंस परमिट कोटा राज जो था, जिसके अंदर जो एक सोशलिस्ट सिस्टम था, ठीक है। आप प्राइवेट एंटरप्राइज को पसंद नहीं करते थे, तो आपने एक्सट्रीम पावर्स ब्यूरोक्रेट्स के पास आ गए। फिर धीरे धीरे आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो एग्रीकल्चर भी संभाल रहा है, फिशिंग भी संभाल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री भी संभाल रहा है, डिफेंस भी संभाल रहा है, माइनिंग भी संभाल रहा है, और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे ये लोग संभालने लगे, ठीक है। एक वो नहीं था कि भाई मिनिस्टर की कोई अपनी टीम हो जिसके अंदर कोई बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स उनके पास हो, जैसा कि आप बाहर देखेंगे कई सारे कंट्रीज में होता है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स को डिक्टेट करे, वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पर वो बाबू जाके बताएगा मंत्री जी को है साइन करना।
अब व्यवस्था हुई है, अब तो ये है कि मिनिस्टर का तो कोई पॉलिटिशियंस का तो कोई लेवल ही नहीं है, कोई स्टेटस ही नहीं है। ऊपर से जो डायरेक्टिव आएगा पीएमओ से या वहाँ से ब्यूरोक्रेट से, इनके जो डायरेक्टिव इनके पास आएगा वो अपना करेंगे और बाकी जो है अपना मंत्री जी से साइन करवा के वो चलते रहिए। मंत्री जी आते हैं, 8-10 करोड़ चुनाव में खर्चा करते हैं, ठीक है, टिकट लेने के लिए। उसके बाद 15-20 करोड़ वो इलेक्शन कैंपेनिंग में करते हैं। उसके बाद उनको फिक्र है कि क्या पता मंत्री बने ना बने, क्या पता अगला टर्म मिले ना मिले। तो उनका सारा फोकस रह जाता है अपनी कुर्सी बचाने के अंदर और ऊपर सारे बड़े बड़े गेम खेलने के अंदर। डिपार्टमेंट कौन चलाता है? वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी चलाता है। तो पॉलिटिशियन जब वीक होता है, डफर होता है, जिसका अपना कुछ न तो कोई इंटेलेक्चुअल कैलिबर होता है, न मॉरल फाइबर होता है, न कोई पर्सनैलिटी या ऑरा होता है, जो सिर्फ भिक्षा में प्राप्त कुर्सी को लेकर के जब बनता है, तो फिर वहां तो बाबू रिप्लेस करता ही है उसको। तो अब जब इनका इतना स्ट्रांग कंट्रोल हो गया, इतनी लॉबी हो गई, तो फिर ये सारे रूल्स भी अपने सुविधा के अकॉर्डिंग बनाने लगे। अब मसलन एक रूल है, देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अफसर जो पोस्टेड होगा वो क्या करते थे, दिल्ली में अपना एक घर रिटेन करते थे, ठीक है, अपनी फैमिली यहाँ रहेगी। और ये आईएएस आईपीएस पर ही लागू था, ठीक है। ये प्रोविजन जो है, दिल्ली में एक बढ़िया शानदार पॉश लोकेलिटी के अंदर पैलेशियल बंगलो इनके पास रहेगा और वो उसकी जिसकी रेंट अगर आप नॉर्मल देखें तो 1-1.5 लाख की तो रेंट होती है क्या दिल्ली के अंदर। लेकिन ये सुविधा किसी फौजी अफसर को जो वहाँ काम कर रहा है उसको लागू नहीं थी। कोई आपका इंजीनियर जो कि बहुत टफ सर्कमस्टांसेस के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कोई बांध का प्रोजेक्ट बना रहा है या कोई रेल का प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको ये चीज़ लागू नहीं थी। अब देखिए, खुद को बेनिफिट करने के लिए किस तरह के इन्होंने रूल्स बना रखे हैं। भारतीय कानून के अकॉर्डिंग जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग हैं वो उनको इनकम टैक्स की छूट है। अब जब ये वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ उनका जो एसडीएम है, जो लोकल एम्प्लॉय है, उसको तो टैक्स एग्जम्पशन है। तो ये फितूर ये इनको चढ़ा कि भाई क्यों ना इसका लाभ हम भी लें। तो तुरंत प्रपोजल मूव करवाया, ठीक है। और उसके बाद ऐसा एक कानून आया कि भाई ये जो सब इसमें कई सारे वो अफसर आईएएस आईपीएस, और ये भी आईएएस आईपीएस के लिए ही था, जो भारत सरकार के एम्प्लॉय और नॉन ट्राइबल हैं और आपके नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले नहीं हैं, नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, जैसे वो लोग जो इनकम टैक्स सरकार को देते हैं उसका रीइंबर्समेंट लेते थे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से। 70 साल तक ये व्यवस्था चलती रही आपकी ना। ये किसी ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार में तो एक फाइल मूव करवाना बड़ी मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल है। तो भाई यहाँ इसलिए हो सकता है क्योंकि सपोज एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी आसाम का कोई अगर नोट मूव करके भेजेगा दिल्ली में, वहाँ उसी का कोई सीनियर बैठा हुआ है, कोलीग बैठा हुआ है, तो लेने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी। अब ये चीज़ें बाहर पता नहीं चलती हैं। देखिए, ये चीज़ें जो ना आम आदमी जो है वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो क्या, भाई ठीक है साहब मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, भाई पैसे खा लिए, उसको उसका गुस्सा वहीं तक कन्फाइंड है। करप्शन तो जो मूल समस्या है ना उसका मैनिफेस्टेशन है। हम मूल समस्या पर बात करते हैं। ये मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि एक अफसर ईमानदार है या नहीं है। देखिए, आपकी व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है ना वो फंडामेंटल लेवल पर ही फ्लॉड और डिस्टॉर्टेड है। जो इनको इतना जो एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सिस्टम है, प्रॉब्लम वहां से आती है ना। अगर कोई सपोज कोई ईमानदार भी है, ठीक है, वो बिल्कुल ईमानदार आईएएस है, ठीक है, लेकिन वो भी अपना इतने डिक्टेटोरियल तरीके से जो है पूरा डिपार्टमेंट चला रहा है, वो किसी एक्सपर्ट की नहीं सुनता है, किसी को बात करने लायक नहीं समझता है, तो ऐसे ईमानदार आदमी का भी क्या फायदा। अब पावर कहां से आता है? कई सारे काम ऐसे होते हैं जो इनके एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। एक आम आदमी की तरह जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा करके देखें, आपको वो 2-3 दिन वहां पर नचा देगा क्या, या किसी आप एजेंट को पैसे खिला के बनवाएं। सड़क चलते कोई एमआईटी के सपोज वहां से आए हुए प्रोफेसर साहब हार्वर्ड के यहाँ पर सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, उनको अगर सड़क चलते किसी बात के ऊपर कोई दरोगा जी या कोई डीवाईएसपी वगैरह ऐसा कोई भी XYZ अगर उसको रोक के 4 चांटे मार दे उसको उठा करके, ठीक है, और अगर वो सामने कुछ प्रतिकार करे उसकी बात का, तो वो उसको उल्टे सीधे केसेस में फंसा दे, वो कुछ नहीं कर सकता। सुपीरियर्स प्रोटेक्ट कर लेंगे। और अगर वो आईपीएस या आईएएस है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक हमारे साउथ राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पर ये आई थिंक पीएम ने स्वच्छ भारत का नया कुछ वो चलाया था उस वक्त। तो उस वक्त वहाँ पर एक तीर्थ स्थल था, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी मैं गया था वहाँ पर। मैं उन दिनों नया नया अमेरिका से आया था, तो मैंने काफ़ी गंदगी देखी, थोड़ा सा मुझे खराब लगा, तो मैंने जो है उसका फोटो लेकर के डाल दिया। मैंने कहा कि भाई ये बेणेश्वर तीर्थ है, तो इसमें इतनी गंदगी और ये क्या कर रहा है जिला प्रशासन यहाँ पर? क्या भाई आप तो कहते हो कि आपको ग्रिड डेवलप करना है टूरिज्म का और होली प्लेसेस का। तो अब उन्होंने देखा होगा कि भाई किसी ने ट्वीट किया उनको टैग करते हुए,
तो अब उसने क्या किया, उसका साला था, ठीक है, आई थिंक वो भी आईएएस में था, उसके थ्रू कहलवाया मुझे कहीं से कि उसको कहा कि यार मैं यहाँ पर लगा हूँ कलेक्टर और किसी ने ट्वीट कर दिया ये मेरे अगेंस्ट, तो ये क्या मामला है कैसे। तो वो साला मुझे जानता था, मुझे साले साहब का कॉल आया कि यार एक काम कर भाई, अभिनव है ना सर से, वो तो मेरा दोस्त ही था, तू जा करके यार उससे एक बार मिल लेना जा करके। तो मैंने कहा भाई यार मैं क्यों मिलूं जा करके, मुझे बताओ कि नहीं यार वो उसने बोला है मिलने के लिए क्या जैसे। तो आप माइंडसेट देखिए कि भाई जैसे कि हम राजा हैं और मैं अपना एक कहता है ना फरमान जारी करूंगा, तो वहाँ से जो है वो व्यक्ति आकर के मुझे अपना हुक्म बजाएंगे यहाँ पर, हाँ स्पेशल मिलने। भाई मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके मैं क्यों मिलने जाऊँ। और मैं उन दिनों अमेरिका से नया नया आया था, तो हमें तो आदत थी वहाँ तो यूएस में तो आप कैपिटल हिल में आप घुस जाएं, वहाँ पर ना कांग्रेस में आप घुस जाएं, किसी भी सेनेटर से जाकर के हे यार एक व्हाट्सअप जाकर के आप उससे मिलने जाकर, कोई माइंड नहीं करता जाकर के। अब कमला हैरिस उन दिनों होती तो जाकर हे कमला हाउ आर यू जाके ऐसे हम लोग जाकर के मिल लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई स्कॉलर जाता था तो वो उनके पास समय होता तो वो बात कर लेते, नहीं तो अपने किसी रिसर्चर को, और वो बड़ा एनकरेज करते थे, रिसर्चर से बात करवा देते। लेकिन यहाँ तो भाई नहीं, उनको कहो कि वो आए। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, लोगों को इनके सामने मजबूर बनाते हैं। सही बात तो छोटी छोटी अगर आपको परमिशंस लेनी है देखिए, और सही काम करने के, ऐसा नहीं है कि आप कोई इलीगल काम करवा रहे हैं उसके ना। मैंने कश्मीर में काम किया है, तो मुझे बीच में सुरक्षा को लेकर के काफ़ी थोड़े से खतरे थे, आज भी कई सारे इश्यूज होते हैं कई बार। तो अब मैं कश्मीर से जब मैं राजस्थान आ गया, उदयपुर में कन्हैया वाला कांड हो गया, तो फिर मुझे लगा कि अब तो शायद सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मेरी किताबों में मैंने कई चीज़ें जिक्र की हैं। मेरी 4 किताबें, उसमें मैंने बहुत ओपनली लिखा है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो फिर उस वक्त जो है पहले तो हमने सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब सिक्योरिटी का प्रोसेस क्या है कि आप एसपी साहब से जाके बात करें, वहाँ पर जाकर के पहले आप जाएं वहाँ पर, ठीक है, उनसे समय मांगें, आप जो है जानवरों की तरह गिड़गिड़ाएं वहाँ पर जाकर के, ठीक है ना क्या से। लेकिन अब मैं जब लोकल वहाँ पर एसपी से मिलने गया तो उसको बड़ी परेशानी कि भाई यार ये कैसे, मतलब ये तो आईएएस भी नहीं है, आईपीएस भी नहीं है, ये कैसे काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं क्या, ये इनको ये अधिकार किसने दिया, इनके पास तो ये नैतिक अधिकार हो ही नहीं सकता कि ये काउंटर टेररिज्म करें, ये तो हमारा काम है क्या। इसको कैसे पता कि किस वेपन में कितने राउंड्स आते हैं, और जो है ना कि आपका वेपन्स कैसे फायर किया जाता है, AK-47 और इंसास में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफरेंस है, आपका ग्लॉक कैसे चलती है, 9mm बरेटा की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे, मतलब ना बड़ी एक उसको फंडामेंटल प्रॉब्लम हो रही थी क्या। देखिए कंगना रनावत को सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्योरली, अगर कंगना रनावत को इसलिए मिल जाएगी ऊपर से पॉलिटिकल डायरेक्टिव आ गया तो ठीक है, यहाँ पर प्योरली उसके जो है वो साहब है उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो आपको 10 बार बुलाएगा, 10 बार दौड़ाएगा और उसके बाद जो है ना परेशान करेगा। ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे मैटर्स, आपको लैंड कन्वर्जन कराना है, ठीक है, जैसे अगर सपोज आपने कोई ज़मीन ली, आप उस पर कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, होटल खोलना चाहते हैं, XYZ कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, 50 कानून होते हैं लैंड के, 50 क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। आप UIT के अंदर जाइए, आपका जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें जाइए, वो आपको सही कामों के लिए भी, ऊपर का अफसर की तो बात छोड़िए, वो अब नीचे वाला बाबू ही आपको 1000 चीज़ों में रुला देगा। अब हमने स्टेट की तो बात कर ली, अब सेंटर के अंदर क्या है, जो जनरली जो एम्पैनलमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरीज लगने के लिए, ठीक है। एम्पैनलमेंट से बेसिकली आप एक पूल क्रिएट करते हैं जिसमें से आप जॉइंट सेक्रेटरीज पिक कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो लगभग जो IAS में सेलेक्ट होते थे वो 90%, 80-90% सारे एम्पैनल हो जाते थे। तो अब ये आंकड़ा है कि भाई 50-60% तो आपका IAS में से ऑलमोस्ट एम्पैनलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो नीचे की सर्विस वाले जो, चाहे वो IRS हो, रेलवे ट्रैफिक सर्विस हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स हो, डिफेंस अकाउंट्स हो, वो भी सेम एग्जाम के प्रोसेस के थ्रू आते हैं। 2-3-4 नंबर का फर्क होता है, उनको आपने ऑलरेडी आउट कर दिया। उनके अंदर फिर भी थोड़ी सी डोमेन एक्सपर्टीज होती है, देखिए, बिकॉज वो जेनरिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने उनको बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया, ठीक है। अब ये एम्पैनलमेंट करता कौन है, आपका जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन होता है, उसका जो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट होता है वो एम्पैनलमेंट करता है, और वो आज तक भारत के इतिहास में हमेशा एक IAS अफसर ही लगा है। वो जो डिवीजन है वो है वो तोता, जिसके अंदर उसकी कहते हैं ना राजा की जान है उसके अंदर, ठीक है, वो तोता इनके कब्जे में है। अब आप देखिए लैटरल एंट्री वाला सिस्टम आया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेप बहुत अच्छा था, मुझे ध्यान है, आई थिंक सबसे पहला उनका एक स्टेप था कि वो एक स्टेटमेंट था कि क्या हर काम IAS करेगा क्या, सिविल एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर वही चलाएगा क्या, ये क्या लगा रखा है क्या, ठीक है। तो वो लैटरल एंट्री सिस्टम लेकर के आए। अब लैटरल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है इनको आने से इतनी परेशानी हुई इनको कि इन्होंने जो है छोटे लेवल पर उनको परेशान करना शुरू कर दिया। देखिए हर रोज़ तो PMO आपका हाथ पकड़ के आपको काम करवा नहीं सकता, सरकार आपको सपोर्ट कर नहीं सकती, तो उल्टे सीधे जो प्रोसीजरल जो कहते हैं
कहते हैं ना न्यूसेंस जो है, जिसके अंदर डिले करने की टैक्टिक्स, फाइलों के ऊपर बैठे रहना, उसमें उलझाना, ठीक है। उसके अलावा जो है किसी को पियोन नहीं देना, ड्राइवर गाड़ी नहीं दी, या नीचे वालों को कह दिया कि आप उसका रिस्पेक्ट भी मत करो। और जो नीचे वाले जो हैं, जो आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होता है मिनिस्टर, वो और भी घाघ और काइयाँ होता है, ठीक है। वो पावर पहचानता है, वो सूंघता है कि भाई अच्छा ये डायरेक्ट आईएएस है, इसके साथ अलग ट्रीटमेंट करना है। जो लेटरल एंट्री वाला आया वो बेचारा विनम्र है, तो उसको जो है ना ऐसे ही पजामे की तरह ट्रीटमेंट करना है उसके साथ। सरकार भी बड़ी डर गई, ठीक है। उसको थोड़ा चलाते, लेकिन राहुल गांधी जी बीच में अपना एक बड़ा एक मूर्खतापूर्ण जो है आर्गुमेंट लेकर के आ गए कि सोशल जस्टिस, आपका सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। यार मुझे बताओ, 500 550 आपकी जॉइंट सेक्रेटरीज की पोस्ट होती हैं, उसमें जो 30-40 जो मेन ऐसी पोस्ट हैं जहां पर हार्डकोर डोमेन एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह, वहां पर भी अगर आप जो है, अगर आप रिजर्वेशन देखेंगे तो फिर आप कैसे इस देश को आगे लेके जाएंगे? अगर वहां पर रिजर्वेशन नहीं देखते, प्योरली मेरिट के आधार पर कोई अगर आ गए जॉइंट सेक्रेटरीज, तो क्या सोशल जस्टिस कम हो जाता? और जो लोग आ रहे थे वो भी यूपीएससी सेलेक्ट कर रही थी उनको, आरएसएस से, हेडक्वार्टर से थोड़ी आ रहे थे। लैटरल एंट्री से सबसे ज्यादा परेशानी थी इनको, आईएएस और इनको, ठीक है। तो अगर वो खत्म हो गया तो सबसे ज्यादा खुश तो ये लोग हुए। भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, कर्मयोगी, वो चलाया था। अब ये भी अब तो अब ब्यूरोक्रेट्स का पार्किंग लॉट बन चुका है। इन लोगों को एक रिपोर्ट लेके आनी थी इनकी, ऑन द हेल्थ ऑफ सिविल सर्विसेज, रिपोर्ट का टाइटल ये था, इनकी पूरी इंटेग्रिटी को वो चेक करने के हिसाब से। लेकिन वो रिपोर्ट आने ही नहीं दी इन लोगों ने। जो बंगाल के जो गवर्नर थे, तत्कालीन गवर्नर से, उन्होंने तो इंडिया टुडे की कॉन्क्लाव में ओपनली बोला है, यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज है बंगाल में, वो पॉलिटिकली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, एंड दे आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, दे आर फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर्स। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये इस लेवल पर कमिटेड हो चुके हैं स्टेट में एक पर्टिकुलर खास पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के, और उनकी ऐसे सेवा कर रहे हैं कि उनमें से 12 आईपीएस ऑफिसर्स को तो रिटायरमेंट के बाद वहाँ की ममता बनर्जी की सरकार ने रिटेन करके रखा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज बंगाल में सरकार बदल गई, ठीक है, लेकिन पहले जितने भी एक्सेसेस हुए, सारी बदमाशियां हुई, जो ये कहते हैं कि सारा फेक करेंसी का भी रैकेट चल रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी, आपका आर्म्स एंड एम्यूनेशन की स्मगलिंग चल रही थी, जो है ना कैटल स्मगलिंग चल रही थी, और जा करके जो जिहादी रेडिकल्स से वो लोगों के घर में जाके, संदेश खाली में जा करके जो है ना हिंदू फीमेल्स को उठा करके लेकर के आ रहे थे, और दुनिया भर का तमाम तरह का जो आरजी कार वगैरह के सारे किस्से हम सुन चुके हैं। क्या ये सारी चीज़ें किसकी छत्र छाया में हो रही थी? भाई ममता बनर्जी तो ऊपर बैठी थी, नीचे तो वही ब्यूरोक्रेट्स है ना, आईएएस आईपीएस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो एक्सट्रीमली डफर हैं, तो ये तो और शर्म की बात है कह सकते हैं ना भाई। अगर ये वो करप्ट हैं और वो ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा लेकर के बैठे हैं, उसमें अगर करते हो, अगर ये कारण है तो फिर भी चलिए हम मान सकते हैं कि कि बट अगर ये कहते कि साहब उनको पता ही नहीं था, फिर तो आई थिंक ये तो बिल्कुल शर्म से डूब मरने की बात है। और ये कारण था भी नहीं, मेनली उनको सब पता था, उनके पेट्रोनेज के अंदर ये जहांगीर और ऐसे जिन बदमाश नेताओं के भी नाम सामने आ रहा है ना, वो सारा वहाँ पर जो ना गोरख धंधा, पूरा अंधा एक कहते हैं ना जिहादिस्ट इकोसिस्टम वहाँ पर चल रहा था। अब आप मुझे बताइए, ये जो आईएएस आईपीएस वहाँ पर लगे हुए थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, इनका काम है भारत के संविधान की रक्षा करना। अगर आप थोड़ी सी भी इनके खिलाफ करप्शन की जाँच की बात करते हैं ना, तो तुरंत ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आड़े आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी ऊपर पॉलिटिशियन ने एक्शन लेने की बात की होगी, तो इन्हीं के वहाँ पर कॉलीग्स बैठे हैं, ठीक है, इन्हीं के रक्षक बैठे हैं, अरे साहब नहीं साहब ये तो गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और वो तो कर रहे थे, तो उस समय सरकार ममता की थी, अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन ये बहुत गलत बात है, पता है। इससे इसमें चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा सा स्पाइन दिखानी चाहिए कि दे वर कॉम्प्लिसिट इन दोज क्राइम्स, मतलब वो सारा चीज़ें हो रही थी, उसमें वो पूर्ण रूप से भागीदार थे। आप बताइए इस चीज़ को, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर के तो और भी बुरे हाल थे, वहां तो एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब, तो वो उन 300 आईएएस अफसरों में थे, आई थिंक बहुत बड़ा लॉबी थी, जिन्होंने यूएन को चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार के खिलाफ कश्मीर के ऊपर। जब 370 हटा, तो वहां पर जो आईएएस अफसर जो स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम से वहां पर आए हुए थे, वो लोग कई लेवल पर जो है भारत सरकार को मिसगाइड किया है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब वहाँ पर बात आई थी जमाते इस्लामी के स्कूल्स को बैन करने की, तो वन वेरी प्रोमिनेंट सीनियर ब्यूरोक्रेट कहते थे ना, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि एडवाइजरी रोल में भी थे, उन्होंने कहा कि साहब जमात के स्कूल तो मुश्किल से विद इन आपका कहते हैं डबल डिजिट्स में उनका नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं है कहते हैं, जबकि स्कूल थे वहाँ पर हज़ारों में। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो जीएडी जो डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी का खास आदमी जो वहाँ पर 20 साल से उस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, वो एक हार्डकोर जमाती था। अब हम आते हैं आईपीएस के ऊपर।
आईपीएस का कब्जा कैसे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, ठीक है, एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है। आप किसी को भी उठा करके अगर आप सही बात के ऊपर भी अगर किसी नॉर्मल कहते हैं ना हवलदार दरोगा से भी आप भिड़ेंगे करेंगे बात करेंगे तो वो आपके ऊपर दुनिया जहान के जो चाहे वो केस ठोक सकता है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। बड़ा अफसर है तो खैर बात ही भूल जाइए, ठीक है। सारे सीएपीएफ के अंदर कौन जाते हैं, आईपीएस जाते हैं, ठीक है। अभी जो कानून आया है उसके अंदर तो इन्होंने ये कि भाई सीएपीएफ के अंदर जो हमारी सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, उसके अंदर चीफ तो इनका हमेशा आईपीएस रहेगा। सेकंड जो आपकी स्पेशल डीजी की जो पोजीशन होती है उसमें 67% ये रहेंगे। अब वहाँ क्या चालाकी है देखिए, क्योंकि सीएपीएफ के जो रिक्रूटमेंट होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पर होता है, वो और इक्विवेलेंट टू डीएसपी है, तो वो तो कभी आपका जो स्पेशल डीजी जो कि एडिशनल डीजी के इक्विवेलेंट होती है उससे बड़ी होती है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा कभी, वो तो रूटीन प्रमोशन में ही नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पर भी मैक्सिमम जो है कब्जा किसका रहेगा, आईपीएस का रहेगा। आईजी की पोस्ट के ऊपर भी 50% इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो 50% तो वैसे ही रहेंगे, बाकी कुछ एक का चार्ज एडिशनल चार्ज करके दे देंगे ये लोग, और बाकी जो बिल्कुल थर्ड क्लास सी जो हैं वो इनको जो सीएपीएफ के अपने कैडर से आ रहे हैं उनको दे देंगे। आपको देखते ही डिफरेंस नजर आ जाएगा, जो सीएपीएफ के अपने कैडर से जो बन रहा है उसमें हायरार्की में ऊपर चढ़ रहा है वो बहुत हम्बल होगा, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और जो डायरेक्टली जो आ रहा है जो ऊपर से पैरा ड्रॉप होगा उसके अंदर बहुत एरोगेंस होगी, काइयापन होगा, दिखाना, बोस्टफुलनेस होगी, और वो आपको कुछ नहीं समझेगा। अब दोनों की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। देखिए सीएपीएफ के अंदर पैरामिलिट्री टाइप काम होता है इनका, कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाते हैं, एसओपीज डिफरेंट होती हैं, ड्रिल्स डिफरेंट होती हैं। वहाँ पर आप एक ऐसे आईपीएस अफसर को भेज देंगे जिसको फिजिकली अनफिट आदमी है, जो 4 कदम दौड़ नहीं सकता, जो 2 पुलअप्स नहीं मार सकता, जो अपने जिसको जो है ना अगर आप उसको हथियार पकड़ा दे तो वो उसको ठीक से लोड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे आप लोगों को भेज देंगे जिसने पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रिक्ट में रह करके ज़मीन की दलालियाँ की हैं, बैठ करके वहाँ पर जो है नेताओं की चमचागिरी की है, मंत्रियों की विजिट अरेंज करवाई है, तो फिर वो वहाँ पर क्या करेगा, वो तो अपने जवानों के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए इनकेपेबल है। अब दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि साहब जो सीआरपीएफ वगैरह एसएस इनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अपने ऑफिसर्स हैं उनका इंटेलेक्चुअल कैलिबर हमारे बराबर नहीं। अरे भाई, वहाँ पर जिस कैलिबर की ज़रूरत है प्रोफेशनलिज्म और अपने फील्ड एक्सपर्टीज की, वो तो उनके पास है, आपसे बेहतर है। और अगर आपको यही डेप्यूटेशन का अगर लॉजिक लगाना है तो फिर तो ठीक है, आप सीएपीएफ के ऑफिसर्स को भी जो है आप वहाँ लेकर के आइए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी लगाइए, उनको अगर आप वहाँ पर ये कह देंगे कि नहीं साहब इनको लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे लगा दें इनको, तो अगर जब इनको लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्यों जा करके कॉम्बैट जोन में जाएंगे, आपको कौन सा कॉम्बैट जोन का एक्सपीरियंस है। आपको आना है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर आइए ना, क्योंकि वहाँ तो आपको रियर एक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो असर है ना वो आप नहीं देख रहे। देखिए इसका असर हमारी सीएपीएफ्स का मोराल बहुत डाउन है। मैं आपको डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके सीएपीएफ्स के अंदर सर से। मैं तो जाता रहता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आपकी उनकी फिटनेस लेवल्स, उनकी मोराल, उनका कॉन्फिडेंस देख के लग जाता है कि मतलब कहते हैं ना बहुत ही स्थिति डिटोरेट हो रही है। और आगे भारत में इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरीके से भारत के अंदर जिहादी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है उसका मैनिफेस्टेशन ना सिर्फ टेरर अटैक्स के रूप में होगा बल्कि मैसिव सोशल अनरेस्ट और राइटिंग के रूप में होगा। उसको कंट्रोल कौन करेगा? आपकी ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये कंट्रोल करेंगी उनको। अगर उनके अंदर ही मोरल डाउन हो गया तो वो कैसे काम करेंगे? इतने इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए, ठीक है, आपका उधर से जो है ना जम्मू कश्मीर सांबा बॉर्डर पर टनलिंग हो रही है। बीएसएफ की एफिशिएंसी और बीएसएफ के रोल पर बड़े क्वेश्चन मार्क हो रखे हैं। बीएसएफ को कौन हेड करता है? बीएसएफ की टॉप लीडरशिप पूरी आईपीएस की लीडरशिप है। अब ये लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि साहब पहले जब सीएपीएफ बनी थी तब तो इतने उनके कैडर के ऑफिसर्स ही नहीं थे, इसलिए जो है ना आईपीएस ऑफिसर्स को आना पड़ा। अब तो वो समस्या नहीं है ना, अब तो आप हटें ना। इन सीएपीएफ्स के अंदर लोगों को असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर रहते हुए 15-15 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए ना। अब उनमें सोचिए आप कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसका और इम्पैक्ट क्या हुआ है, नीचे के लेवल पर आप देखेंगे ना तो इनमें इतना फ्रस्ट्रेशन है और पूरा कल्चर ही पुलिस टाइप का कल्चर इनमें सीएपीएफ्स में आ गया है। जब कमांडेंट भी जब अपने नीचे यूनिट के लोगों से बात करता है ना वो भी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हायरार्किकली बहुत ऊपर है, सुपीरियर है। भाई ऊपर वाला जो आईपीएस बॉस है वो उसको अपने से बिल्कुल हे दृष्टि से देखता है, नीचा समझता है, तो नीचे वाला भी जो है वो नीचे भी वही कल्चर लगाता है। जबकि आप जब पैरामिलिट्री फोर्सेज में होते हैं, मिलिट्री फोर्सेज में होते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्बैट ऑपरेशंस के अंदर वहाँ एक कैमराडरी होनी चाहिए। वहाँ पर जो है ना जवान अफसर के बीच हायरार्की नहीं चलती, बॉन्डिंग और ट्रस्ट मैटर करता है, एक लीडरशिप मैटर करती है। वहाँ पर अगर आप बार बार जो है अपने मातहत को या जवान को नीचा दिखाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा।
आप एजेंसी एनआईए देखिए, एनआईए को हमने बनाया था काउंटर टेररिज्म की, आपकी कहते हैं ना एक टेररिज्म पर स्पेशलाइज्ड फोर्स के रूप में बनाया था, ठीक है। आपने क्या किया, इसके अंदर सारे आईपीएस भर दिए, या जो फिर कुछ एक और डिपार्टमेंट से डेपुटेशन से लोग लेकर के आ गए यहाँ पर। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक डिफरेंस टेररिज्म की कहते हैं ना बेसिक्स ही नहीं पता उनको जो है देवबंदी बरेलवी वहाबी क्या होता है ये चीज़ें तक नहीं पता उनको। यंग वहाँ पर आपने आईपीएस ला करके रख दिए जिनके लिए वो सिर्फ एक अपने आप को कहते हैं ना सिंघम स्टाइल के अंदर कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के जा करके फ़ोटो खिंचवाने का एक माध्यम बन गया है। जो कंसल्टेंट्स जाते हैं वो बेचारा 30-40 हज़ार की तनख्वाह लेता है और वहाँ पर डोंकीज हार्डवर्क करता है दिन में 10-12 घंटे, उसको ना घर देते हैं ये ना गाड़ी देते हैं उसको, ठीक है, और वो निकल जाता है और वो कंसल्टेंट ही रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइज अप करने का उसके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन जो साहब जाएंगे वहाँ पर आईपीएस और वो जो है उनके बॉस बनेंगे, ठीक है, ये उनको पीपीटी बना के देंगे, ये ऊपर जाके प्रेजेंट करेंगे और ये अपना आगे प्रमोशन लेंगे। कितना भी बड़ा कंसल्टेंट हो, चाहे वो जॉन हॉपकिंस से चाहे फ्लेचर से पढ़ करके आ जाए, वो अब मजदूर है वो सब वहाँ पर, और ये सारे गेम्स लेते रहेंगे। एक्सपर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। काउंटर टेररिज्म वगैरह के फील्ड में जो होम मिनिस्ट्री के जितने अवार्ड्स होते हैं वो सारे किनको मिलेंगे साहब? एनआईए के अंदर जो बैठे हुए हैं ये आईपीएस ऑफिसर्स उनको मिलेंगे। बाहर चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हों इनको नहीं मिलेंगे। और उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। आपके पास कोई एक्सपर्ट है कहाँ टेररिज्म के? आप मुझे बताइए, आपने किसी को पलने कहाँ दिया क्या? अगर आप कहते हैं कि 30 साल से भारत टेररिज्म का शिकार है, दुनिया में कोई हमारी बात नहीं सुनता। मैंने 4 किताबें कश्मीर के ऊपर लिखी हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने उसको पब्लिश किया है। इसके पहले मुझे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, मुझे एक किताब नहीं लिखी जो कहते हैं ना इसको ऑब्जेक्टिवली, जिसमें भारत का पक्ष कहीं हो, जैसे कि जो टेररिज्म के ऊपर हमारा क्या वो है डिस्कोर्स, उसको सामने लेकर के आ सके, एक भी नहीं है। और मैंने भी जब रिसर्च की, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई इतना सा भी सपोर्ट स्टेट की तरफ, एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट तक ये फैसिलिटेट नहीं करवा सकता। और ट्रीटमेंट ऐसा कि अरे ये कैसे टेररिज्म पर बात करेंगे, इनको तो ये नैतिक अधिकार ही नहीं है बात करने का टेररिज्म के ऊपर। ये मतलब एकेडमिक्स मतलब मास्टर टाइप के लोग, ये क्या है? एजेंसीज जितनी भी हमारी खुफिया एजेंसीज हैं सब पर कब्जा किसका? प्योरली आईपीएस, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पूरा आईपीएस। अब एनएसए आईपीएस है तो जो आपके जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, चाहे सीडीएस हो चाहे आर्मी चीफ्स हो, उसमें सबका इनका रोल रहता है। तो कंप्लीटली आईपीएस सेंट्रिक सिस्टम है सारा का सारा। अब जो आज के ज़माने में इंटेलिजेंस का जो काम है ना, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड काम है और बहुत टेक्निकल काम है। वहाँ पर आप किसी जनरलिस्ट आईपीएस ऑफिसर को ला करके आप नहीं बिठा सकते, ठीक है। और अब तो सारे जो यंग जनरेशन के ऑफिसर्स आ रहे हैं वो तो सोशल मीडिया रील्स बनाने में बिजी हैं, ठीक है। जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, सोचिए वही लोग डेपुटेशन पर जाएंगे रॉ के अंदर, आईबी के अंदर, इनके ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, ये लोग क्या करेंगे? एक आदमी को स्कैन नहीं कर सकते। मतलब कश्मीर के अंदर तो हमने देखा है ऐसे ऐसे इनको डबल एजेंट्स ऐसे बेवकूफ़ बना के जाते थे इनको, जो है ना कि जिसका इनको अंदाज़ा तक नहीं गया, क्योंकि इनके अंदर नेचुरली वो एप्टीट्यूड और वो स्किल्स हैं ही नहीं कि लोगों को पहचान सकें। वो स्किल कैसे आती है? हर आदमी के अंदर ईश्वर प्रदत्त कुछ गुण होते हैं जो उसका प्रोफेशन डिसाइड करते हैं। अगर आप नेचुरली एक आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बन सके तो आपको अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप अच्छे इंजीनियर बन सके तो आपको वो बनना चाहिए। लेकिन इनका केस डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, हर आदमी जो है आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। अब हम बात करते हैं, देखिए हाँ, फॉरेन सर्विस की हम बात और कर लेते हैं। सारे एम्बेसडर्स मोस्टली फॉरेन सर्विस के करियर, सारे करियर डिप्लोमेट्स होते हैं वो एम्बेसडर्स बनते हैं। जबकि आप विदेशों में जाइए वहाँ पर अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स को बनाया जाता है, ठीक है। जॉन केनेथ गेलब्रेथ थे भारत के अंदर, जो कि अमेरिका के एम्बेसडर थे, वो इकोनॉमिस्ट थे। यूएस के अंदर तो जनरली करियर डिप्लोमेट एम्बेसडर बन ही नहीं पाता है, तो अगर बन गया तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अचीवमेंट्स है। यहाँ पर सारे के सारे करियर डिप्लोमेट्स हैं, जिसको मतलब आपने सर्विस में एंटर किया तो आप बन ही जाएंगे। जबकि खास तौर से जो नए डिप्लोमेट्स आ रहे हैं इनकी क्वालिटी तो बहुत पुअर है। आपका एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है, जिसको इंटरेस्ट था पुलिस में जाने का, रौब दाब दिखा करके रिश्वत खाने का, बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड गाँव का, उसको आपने उठा के फॉरेन सर्विस में, बिकॉज उसकी रैंक उस तरह से आ गई, वो फॉरेन सर्विस में आ गया। अब जो मिनिस्ट्री के अंदर जो कंसल्टेंट लगते हैं हमारी विदेश मंत्रालय के अंदर भी या और भी कई सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लगता है। वो कंसल्टेंट जो है ना, उसका अपने जो अंडर सेक्रेटरी आता है, जो डायरेक्ट रिक्रूट होता है, या तो भारतीय विदेश सेवा से होगा या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो कंसल्टेंट, और स्मार्ट होता है, और उसको एक्सपीरियंस होता है, सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ होती है। लेकिन आप देखेंगे
चूंकि उसको पता है उस गरीब कंसल्टेंट को कि जो है कि इसके आगे मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ये है राजा, कल को एम्बेसडर लगेगा जाकर के, या लगेगी, और मैं जो है यहाँ पर कहीं यहाँ से 2 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जा करके कहीं किसी थिंक टैंक के अंदर छोटा मोटा फेलो लग गया तो लग गया, ठीक है, नहीं तो जो, या सरकारी कहीं प्रोफेसर अगर वो भी कहीं बड़ी मुश्किल से मिल गए तो मिल गए, नहीं तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी धक्के खाते रहोगे, उसको पता है, ठीक है। और वो जो है आकर के अब वो एग्ज़ाम कैसे भी पास करके आओ, एग्जामिनेशन पैटर्न पर तो हम अभी फिर बात करेंगे, लेकिन वो आगे उस लेवल पर पहुँच जाएगा। और वो थिंक टैंक्स में जाएगा तो वहाँ पर भी थिंक टैंक्स का भी ऊपर डोमिनेशन किनके पास है? सब ब्यूरोक्रेट्स के पास। सारे थिंक टैंक्स हमारे जो है रिटायर्ड एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स के पार्किंग लॉट बन चुके हैं, ठीक है। वो वही गवर्नमेंट की जो कहते हैं ना चापलूसी वाली बात होती है, अच्छी अच्छी बातें वही करते हैं। और अब मैं बात करता हूँ, देखो नॉलेज की आप बात करते हो ना, तो आपके ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, काउंटर टेररिज्म ऐसे लोग संभाल रहे हैं फॉरेन सर्विस में जिनको सिटी का कोई आइडिया नहीं है, मगर उनका अहंकार इतना है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो अब वो जा करके पेरिस में भी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका कायरो में कोई कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ जाएंगे, क्या बोलेगा वो आदमी, मुझे बताइए आप, है ना, जिसको जो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसको डिफरेंस नहीं पता। मैं उससे पूछूंगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स बता मुझे, नॉर्थ साउथ सेंट्रल में कौन से आता है, वो नहीं बता पाएगा। उसे पूछो दारुल उलूम क्या होता है, तबलीगी जमात क्या होता है, वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। ये लोग जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आपका नैरेटिव नहीं है। ये तो भारतीय की इकलौता ऐसा देश है जहां पर जो है, एक तो आप कहते हैं कि आपका वैसे भी जो है ना अच्छे साइंटिस्ट का प्रोडक्शन जीरो है, बहुत कम है, और उसमें भी जो अच्छे जो प्रोड्यूस करते हैं आप आईआईटी वाईआईटी से, वो सारे के सारे सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। भाई क्यों? आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या है इन नौकरियों के अंदर कि लोग अमेरिका की एमएनसीज की जॉब छोड़ करके आ करके, है ना, आपका यूपी बिहार में काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम फॉर इंडल्ज इन करप्शन मिलता है। क्योंकि लेकिन यही सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी कि आप जो है कम से कम 300-400 करोड़ रुपया कमा करके निकलेंगे। जब इससे बाहर आएंगे तो आपके सारे काम जीवन में आसानी से हो जाएंगे, आपको किसी के आगे जो है कहता है ना भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आपके छोटे मोटे काम लाइसेंस वाइसेंस के इस तरह के इश्यूज बड़े इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, गाड़ी घोड़े बंगला नौकर चाकर ड्राइवर आपको मिलेगा जैसे, और आप उसके बाद भी ये सारी करप्शन करने के बाद भी आप निकलेंगे कि साहब आप तो ईमानदार है, देश सेवा किए। आप अगर करप्शन का इंतहा देखें तो राजस्थान में आप देखिए आजकल कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके जो है ना विंड मिल्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो अफसर लग रहे हैं वहाँ पर वो तो 100-200 करोड़ कमा करके निकल रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई चेक नहीं है। नए ऑफिसर्स मैं कईयों के नाम गिना सकता हूँ आपको, अभी आई थिंक कल परसों की बात है, वो धीमन चिकना या मिस्टर चकमा जी कोई हैं जो उड़ीसा के अंदर थे, 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी उसने, 10 लाख उसने अपफ्रंट लिया, उसको पकड़ लिया था। क्या हुआ? कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हुआ, फिर वापस उसको रीइंस्टेट कर दिया। पूजा सिंगल जो जिसके घर पे 50-60 करोड़ कैश मिला है, तमाम तरह के माफियाओं के साथ दुनिया भर के लिंकअप्स वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी थी वहाँ पर सेक्रेटरी माइनिंग थी वो, उसको जो है सस्पेंड किया। फिर क्या हुआ? वापस अभी वो आज वो सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट संभाल रही है वहाँ पर। राजस्थान का केस है, वहाँ पर एक सत्यवीर सिंह करके थे, वो आपका कोटा के अंदर जब वो एसएसपी था तो करप्शन रैकेट चला रहा था पूरा, एक्सटॉर्शन ब्राइबरी वगैरह का से, सस्पेंड हुआ, वापस नौकरी में आया, प्रमोट हुआ, डीआईजी बना, उसके बाद उसको फील्ड पोस्टिंग दी, आईजी उदयपुर बना वो, ठीक है, बहुत बिहार से रिटायर हो गया, आजकल वो कोई डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी है उसके अध्यक्ष बने हुए। आप क्या बिगाड़ सकते हैं? आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका। अभी बिहार के अंदर 2 यंग आईएएस ऑफिसर्स आई थिंक पकड़े गए, जो एक लड़की थी वो तो आई थिंक 1.5-2 लाख के आईफोन में बिक गई थी, और एक साहब थे जिनके परिवार के कुछ लोगों को यूरोप की यात्रा करवा दी थी तो वो उसमें बिक गए थे। राजस्थान के अंदर एक केस था जिसके अंदर प्रोबेशन के अंदर एक आईपीएस था, एक आईएफएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर था, तो वो सड़क किनारे कहीं अपनी उनका ट्रांसफर हुआ था, तो कोई विदाई की पार्टी चल रही होगी, मुफ्त में खाना मंगवाया होगा ढाबे वाले से, ढाबे वाले ने रात को देने से मना कर दिया, तो अंदर जाकर के खूब लात घूंसे चलाए, मार पिटाई की उसके साथ में, और उसके बाद आज भी कुछ नहीं हुआ, सर्विस के अंदर है, पोस्टेड है। एक श्रीमान जो थे वो तो प्रोबेशन में थे, तब उनकी गाड़ी के अंदर वो शराब की तस्करी कर रहे थे पूरी बॉटल में, वो भी आज सर्विस के अंदर है। और एक तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा आप देखिएगा, एक है ज्ञानेश्वर पाटिल का करके नाम है उनका, और वो आज से 15 साल पुराना 14 साल पुराना केस है। ये सब ओपन डोमेन में अवेलेबल है, मैं कुछ भी चीज़ अपने मन से नहीं कह रहा, या ये नहीं कह रहा कि मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, ये सब ओपन सोर्स मीडिया में अवेलेबल है। उसकी टाइटल छपा था, ही वॉज कॉट विद हिज पैंट्स डाउन, ही वॉज सोडोमाइजिंग, मतलब जिस तरह की न्यूज़ छपी थी वो अपने किसी मातहत कर्मचारी को, वो आज पता नहीं किसी बहुत बड़े एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत में उसके चीफ बन के बैठे हुए हैं।
राजस्थान के अंदर यंग IAS ऑफिसर जो कि सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जैसे वो अपने काम का गलत गलत रिकॉर्ड्स AI जनरेटेड इमेजेस बना करके भेजी उन्होंने और अवार्ड ले लिए। और अभी आप नए जो अफसर्स आ रहे हैं आप उनको देखिए, ये बनते से ही सोशल मीडिया स्टार्स हैं, ठीक है ना। आधे समय तो ये लोग रील बनाते रहते हैं। क्या डिसिप्लिन है आप मुझे बताएं, क्या कोई कंट्रोल, कोई चेक नहीं है? कोई इस तरह से कोई आपका डांस करते हुए रील बना रहा है तो कोई ऑफिस में जाके झूठे कामों की रील बना रहा है, इधर से मतलब इतना ओवर ग्लोरिफिकेशन। आप इनके दिमाग में ऐसी गलत बात फीड कर रहे हैं ना कि आप एक्स्ट्रा स्पेशल हैं। और यही जो अनलिमिटेड पावर्स और जो इनका सोसाइटी में जो एग्जॉल्टेड स्टेटस है ना, ये इनको माइंडसेट देता है कि ये करप्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। राजस्थान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के लोग जो माइनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और एक्सट्रीम करप्शन किया, जेल जाकर के आकर के वापस रीइंस्टेट हो गए। एक अफसर वो शेमलेस, मतलब जो है ना, जिसको ओपनली होटल में लड़कियां मंगवा रहा था, फोन पर उसकी बातचीत टेप हुई है, जैसे वो वापस नौकरी में आकर रीइंस्टेट हो गए। कोई बिगाड़ने वाला है ही नहीं इनका। ये नेक्सस इतना डेंजरस हो चुका है, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल नेक्सस, कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। जो आदमी अफ्तर में 20 लाख की रिश्वत के लिए पर जो ना छोटी छोटी चीज़ें बेच सकता है, क्या वो जो है उसको आप थोड़ा ज़्यादा ऑफर कर दीजिए, वो नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट्स नहीं बेच सकता। वो अपने ज़िले के अंदर जब किसी प्रोमिनेंट मिनिस्टर की विजिट होगी, अगर उसको कोई टेरर ग्रुप जो है कुछ प्रॉक्सीज के थ्रू अप्रोच करे कि साहब आप ये काम कर दीजिए, हमारा जो है ना वो रूट मैप दे दीजिए, वो दीजिए, क्या वो 25 लाख में वो नहीं देगा? ये करप्शन शुरू कहाँ से होता है? ये आपकी जो अपब्रिंगिंग है वहीं से शुरू होता है। बचपन से ही हमारी सोसाइटी के अंदर एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं कि यार तू स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं करेगा, इन फालतू दोस्तों को भगाओ, बैठ के चुपचाप पढ़ाई करो और IAS बन जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी कैसे से, बाकी इन लोगों से नहीं मिलना, बात नहीं करना, अपने दोस्तों को भगाओ कैसे से, तुम एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाओगे। करप्शन वहाँ से आपका शुरू है। आप माइंड में उसके कहते हैं कि ऐसी बेईमानी भर रहे हैं कि वो उसको पता है कि भाई IAS क्यों बनना है, क्योंकि आपको जो है ना 1.5-2 करोड़ की डाउरी आपको मिल जाएगी, आपकी नौकरी, आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जो है आपको जो है ना रिश्वत खाने के तमाम तरीके मिल जाएंगे। तो करप्शन तो वहीं से शुरू है आपका। और एग्जामिनेशन सिस्टम आपका इस तरह का है कि मतलब मैं तो बड़ा थर्ड रेट एग्जामिनेशन सिस्टम मानता हूँ इसको, कि आप क्या टेस्ट करते हैं। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके अंदर रैंडम बड़े अजीब बेतरतीब से क्वेश्चन आते हैं। आयरलैंड की किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई, उनका जो है ना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट से कोई चीज़ निकाल लो कि साहब आयरलैंड की सरकार ने इस बार जो है ना सर से इंडिया के साथ कोई छोटा सा MOU किया इंडिया में किसी स्टेट के साथ, उसके क्या प्रोविजंस है। इससे आप क्या टेस्ट कर रहे हो? आप मुझे बताओ भाई। ये जो है ना, उससे आप उसकी रोट लर्निंग की भी एक सीमा होती है। ये कौन कर सकता है? या एक पागल आदमी ये काम कर सकता है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिवली देखें उसको। ठीक, कीप योरसेल्फ आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ UPSC। मैं बाहर से इमेजिन करें कि मैं इस व्यवस्था को बाहर से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं एक आदमी जो है सब कुछ छोड़ करके ये मुखर्जी नगर या उनके बड़े गंदे से एरिया में रह रहा है सर से, जहाँ पर ना पंख ढंग से लाइट फैसिलिटी है, आपका सीवरेज बह रहा है, आपका बिल्कुल गंदे से खाने की फैसिलिटी। वो अपना ना एक्सरसाइज करता है ना वो कुछ और काम करता है। कोचिंग सेंटर्स की कबाड़ जो पूरी की जो भीड़ है वहाँ से थर्ड रेट नोट्स लेकर के आ जाता है और अजीब अजीब तरीके के फैक्ट्स रटता रहता है कि आर्टिकल 14 में क्या 10 प्रोविजंस क्या है उसको रटो, किसी की ओपिनियन रट रहा है। यार या तो ये आदमी पागल है, ठीक है, ये आदमी अत्यंत लालची है। ये हमारे थिंक टैंक में भी हम लोग सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं रिक्रूटमेंट। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ कि इस आदमी के अंदर जो है इसका एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, इस आदमी के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कितनी है, रिसेप्टिविटी कितनी है, इस आदमी में टीम वर्क में काम करने की टीम स्पिरिट है या नहीं है, ठीक है, इसकी लॉयल्टीज़ कैसी हैं, इसका दिमाग एक जगह ठिकाने रहता है या नहीं रहता है, क्या रहता है। मैं ये कुछ 4-5 चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम निकाला है इसमें आप क्या देख रहे हैं? अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमें बेस्ट ब्रेन्स हमारे पास आ रहे हैं, अरे भाई बेस्ट ब्रेन्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक एवरेज माइंडेड आदमी की, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी, उस तरह की ज़रूरत है। आप IIT टॉपर को, जिससे आप चाहते तो उससे एक बहुत बड़ा अच्छा रॉकेट साइंटिस्ट बना सकते थे। आप उसको अगर चाहते तो AI के अंदर उससे एक बहुत बड़े आविष्कार करवा सकते थे। उसको आपने ला करके जो है तहसीलदार बना दिया, जो रजिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं वो साइन करने लगा दिया। क्या मतलब है उस चीज़ का, बताइए। ऐसा व्यक्ति जिसको ना हथियार में इंटरेस्ट है, जिसको ना फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, जिसको आप 4 कदम चलाइए तो बेचारा नीचे गिर जाएगा इधर से, और 2 थप्पड़ कोई मारेगा तो वहाँ से उड़ जाएगा, उसको आपने पुलिस अफसर बना दिया।
जिसको ना भाषाओं में इंटरेस्ट है, जिसको लोगों से बात करना नहीं आता, लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपने फॉरेन सर्विस में भेज दिया। इनमें एग्जामिनेशन पैटर्न ही फ्लॉड है। मतलब मेरे एक मित्र थे, वो गए थे तो बता रहे थे कि उसमें एक कोई उनकी इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो किसी मुस्लिम रियासत से बिलोंग करते थे। उसने कह दिया कि साहब बाबर शराब पीता था, तो वो उस बात पर गुस्सा हो गए। उसने कह दिया कि फर्रुखाबाद रियासत जो है वो अफगान से जो एडवेंचरर्स आए थे, लुटेरे, उनकी रियासत थी, तो उस बात पर गुस्सा हो गए। फिर एक किसी IITian प्रोफेसर ने पूछा कि ये फला मच्छर जो है वो कहाँ से पैदा होता है और इस मच्छर की पत्नी का रंग कौन सा होता है, ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया उससे, ठीक है, एक ये फला बैक्टीरिया ये क्या है, कोई डिजीज़ एयरबॉर्न है क्या है। तो उसने कह दिया कि यार ये सारी इन चीज़ों का मतलब क्या है, आप मेरा नॉलेज तो वैसे ही रिटर्न में टेस्ट कर चुके हैं, बाकी प्रेफरेंसेस पर सवाल करिए ना भाई। ये इंटरव्यू तो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आपको फॉरेन सर्विस में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं किया, उसे आई थिंक 40-50 नंबर दे करके भगा दिया। फिर उसके बाद जैसे ही आप एकेडमी में जाते हैं, वहाँ पर आपके दिमाग में ये भरा जाता है कि आप सर्वोच्च मानव हैं, बाकी आपके सामने कुछ नहीं है, आप बड़े एलिटिस्ट किस्म के इंसान हैं और बाकी जनता का कोई स्टेटस नहीं, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, आप पब्लिक डेमी गॉड्स हैं, ये आपके दिमाग में भरा जाता है। इसीलिए अभी जो नए नए यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं लोगों को, मैंने तो कश्मीर में देखा, और मैंने आपके लास्ट पॉडकास्ट में बताया भी था कि ये एक SSP रैंक का ऑफिसर आर्मी के कर्नल को अपने बराबर ट्रीट करने की उसको बड़ा कोफ्त होती है। एक एलीट फोर्सेस का कर्नल मुझे बता रहा था कि कोई ऑपरेशन प्लान करना था और उसने SSP को लिखा कि मिस्टर सो एंड सो वी हैव टू प्लान दिस ऑपरेशन। उसने लिखा जवाब में कि भाई मैं SSP हूँ, मुझे आप मिस्टर कैसे कह सकते हो। कि ऐसा इसलिए होता है कि कश्मीर के अंदर भी पावर्स इनके एब्सोल्यूट हैं, सारे जो ऑपरेशंस प्लान करने होते हैं उसमें आर्मी को जो है इनकी परमिशन लेकर के इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, GOC रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो भी जो है इनकी चापलूसी में कई बार चले जाते हैं क्या। प्लस सरकार के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी जो प्रमोशंस भी जो हैं, मोस्टली आपके जो ब्रिगेडियर एंड अबव प्रमोशंस होते हैं वो सारे आजकल उसी तरह के जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के जो लोग हैं ऊपर के लेवल पर, तो आपने देखा ही है जो प्रिय हैं, जो बेसिकली क्या उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता है। तो ये पूरा एक कल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है आपकी, इनका जो होल्ड है ना वो इतना स्ट्रांग है कि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा भी नहीं। इसीलिए आज आप देखें ना यहाँ पर अच्छे अच्छे भारत के एक्सपर्ट्स कहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई जॉन हॉपकिंस से पब्लिक हेल्थ में PhD हो, फ्लेचर से IR के अंदर डॉक्टरेट हो, ये सब बाहर काम कर रहे हैं इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के अंदर, बाहर के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि आपके मुल्क के पास उनको ऑफर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं। जो नेशनलिज्म भी होता है ना वो आप मान के चलिए वो 2 वे होता है। देखिए सही बात, वो प्योर इमोशंस पर नहीं चलता, ठीक है। आप स्टेट क्या प्रोवाइड करता है, स्टेट इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोगों को। क्या भारत के आप हमारे देश में आप जाएं तो आप सरकारी अस्पताल काम में ले सकते हैं, उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी आप देख लीजिएगा, आप जो है सरकारी स्कूल्स की आप क्वालिटी देख लीजिएगा, उनमें इनके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी, इनके बच्चे सब अमेरिका में, सब विदेश में है, ठीक है। ये अपना 300-400 करोड़ कमा के बाहर बैठ जाएंगे, जैसे बच्चे इनके विदेश के अंदर हैं। आप कुछ नहीं दे पाते आम जनता को, उसको एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस भी नहीं दे पाते, तो उसके मन में आपके लिए कोई देश के लिए क्या भावना होगी, कुछ नहीं होगा। उसको कोई भी आके बेइज्जती कर देगा, इंसल्ट कर देगा, तो फिर वो पहला काम क्या करता है, वो देश छोड़ के बाहर जाके काम करता है। ये बेसिकली इसको आप देखें ना, इसमें सिग्नल है कि भाई मुझे इस देश यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, कुछ है नहीं, इसलिए ठीक है हम बाहर जाएंगे क्या। ये बेसिकली उसका कहता है ना, देशद्रोह तो यहीं से शुरू हो गया। मैं ये कहता हूँ तरीके डिफरेंट हैं, सटल देशद्रोह है ये, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से है, क्योंकि आपने व्यवस्था को इतना एक कहता है ना स्टैग्नेंट कर दिया है कि इसमें बाहर वाले के लिए किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। अब ये लोग पहले अपना आप सर्विसेज में रह लिए, उसके बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, फिर गवर्नर भी ये बन जाते हैं, और आजकल तो आधे मंत्री भी यही बन जाते हैं, तो फिर किसके लिए क्या बचा बताइए। और इस चीज़ ने जो है ना, अब सिर्फ सिविल सर्विसेज को नहीं, भारत की एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। आपका यूथ ऐसा हो चुका है जो इस लालच के मारे जो है 10-12 साल तक इस परीक्षा के पीछे अंधा होकर पागल बैठा रहता है, अपनी हेल्थ का वो सत्यानाश करता है। इसीलिए आपके यहाँ से ओलंपियंस नहीं निकलते, आपके यहाँ से साइंटिस्ट नहीं निकलते। क्यों निकलेंगे भाई, साइंटिस्ट की कोई इज्जत है क्या, कितने इंजीनियर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जो इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो भी इसी तरफ आना चाहता है, तो वो अपना 10-12 साल वो इसमें व्यतीत करता है। जिनका हो जाता है 10-12 साल 13 साल के प्रयासों के बाद, उसके बाद वो जो है उस कुर्सी को बचाने में और भ्रष्टाचार करने में अपना समय बिताते हैं, वो कभी कोई डेयरिंग एक्शन नहीं लेते,
जिसका नहीं होता है वो एक एक्यूट फ्रस्ट्रेशन लेकर के बाहर आता है और उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो जिंदगी भर जीता है। वो अगर मीडिया में जाता है तो भी वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके जाता है, वो अगर एकेडेमिया में जाता है तो भी वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के जाता है। इसीलिए मैंने देखा है कई प्रोफेसर्स वगैरह जो है उनके सामने कोई एसपी आ जाता है, कोई डीआईजी आ जाता है, तो ऐसे फोटो खिंचाते हैं साथ में जैसे कि राम लक्ष्मण सीता और नीचे साक्षात हनुमान विराजे हों। ठीक है, वो भाव आ जाता है उस तरह का। बात ये वो भी देखते ना, एजुकेशन में भी प्रॉपर वो हैं। अब जैसे आपका हिस्टोरियंस है, ठीक है, एएसआई के चीफ अगर वो भी आपका जो है ना अगर ब्यूरोक्रेट होगा या फिर कोई इस तरह सी चीज़ें, तो फिर इनके अंदर क्या मोटिवेशन रहेगा? तो वो उसी फ्रस्ट्रेशन को लेकर के हर डिपार्टमेंट में वो सर्वाइव करेगा। ठीक है ऐसा फ्रस्ट्रेटेड यूथ जिसके अंदर कोई सेल्फ एस्टीम नहीं बचा है, वो हारा हुआ यूथ, वो किसी काम का नहीं है। तो आप एक इस तरह की सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जो कहते हैं डिसफंक्शनल सोसाइटी है। तो सॉल्यूशन आपको कुछ बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात आप सोचिए कि लोग ज्वाइन क्यों करते हैं सर्विसेज। ये जो आपको बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, 30-40 सर्वेंट मिलते हैं, क्या है ना, इन लालचों की वजह से आप वहीं से टारगेट करना शुरू करिए ना। अब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे क्या ज़रूरत है आपको बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलोज देने की? आप फ्लैट सिस्टम कर दीजिए। 8-8, 10-10 गाड़ियाँ देने की क्या ज़रूरत है? सपोज कोई कलेक्टर या मतलब IAS में सेलेक्ट हुआ तो आप उसको फील्ड एक्सपीरियंस पहले दीजिए ना। उसको 2-3 साल 4 साल में कलेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हर 5 साल के अंदर, क्या जैसे जो डेडवुड है उसको आप निकालिए बाहर, जो करप्ट है उनको रिटेन कर करके अच्छी प्राइम पोस्टिंग्स देने की क्या ज़रूरत है? फिर दूसरा, जो SP सेलेक्ट आपका IPS में सेलेक्ट हुआ है, कोई ज़रूरी ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो उठा के आपका IG या फिर जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनी जाए। आर्मी के अंदर क्या सिस्टम है? आर्मी के अंदर सिस्टम यही है ना कि आप एग्ज़ाम पास कर करके ऊपर जाते हैं। कर्नल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रमोशंस रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ स्ट्रक्चर कैसा है? ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, सब अनवांटेड भीड़ ऐसी क्रिएट हो गई है। यूपी के में एक ज़माने में इतने DG थे, किसी को DG कंप्यूटर्स लगा रखा था, किसी को DG सिविल राइट्स लगा रखा था। तो आप वो इवैल्यूएशन शुरू कीजिए और बाहर निकालिए डेडवुड को। सेंटर के अंदर जो है जॉइंट सेक्रेटरीज, उसका रिक्रूटमेंट पैटर्न और अलग होना चाहिए। जैसे अमेरिका में सिस्टम है ना, देखिए हर एजेंसी का उसका अपना रिक्रूटमेंट सिस्टम है। MI6 इंग्लैंड में जो है वो अपना अलग रिक्रूटमेंट फॉलो करती है। CIA यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से लोग उठाती है। वही चीज़ भारत में लागू होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है IPS से लाने की, क्या ज़रूरत है भाई? रामेश्वर नाथ काव तो यही चाहते थे ना कि रॉ कंप्लीटली नॉन पुलिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बने। इंदिरा जी का भी यही विजन था। तो इनको भी रिक्रूटमेंट पैटर्न उसी तरह का लेके आना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो कंसल्टेंट्स आते हैं, आप वहाँ से शुरू कीजिए ना। आप सेपरेट एग्जाम रख लीजिए, ठीक है, उससे आपने कुछ ऑफिसर्स ले लिए, नहीं तो आप कंसल्टेंट्स ले लीजिए जो धीरे धीरे करके उस सिस्टम में राइज करें। आपको ये एक एग्जामिनेशन पैटर्न लाने की क्या जरूरत है? रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम सर्विसेज के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जिनके पास डिग्री है, आप उनको लेकर के आइए रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर। इसी तरह से कस्टम्स में नंबर्स का काम है, ED के अंदर, उसमें आप उनको लेकर के आइए। जो दूसरी सर्विसेज हैं उनकी भी डिग्निटी तब इंप्रूव होगी जब इधर इनके जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना वो वीक होंगे। जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर का अमला और जो है ना ये सब कम होगा, जब इनके खिलाफ भी करप्शन में एक्शंस होंगे, जब इनके प्रमोशंस पर भी जो है ना बहुत टाइम बाउंड प्रमोशंस जो होते हैं वो सब नहीं होगा, और इनको ही पता होगा कि भाई ये सेलेक्ट हुए IPS तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एडिशनल DG तक पहुँचे ही पहुँचे, हो सकता है DIG IG तक भी रुक जाए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। क्या है ना, वो चीज़ें जब होंगी तब नेचुरली जो है ना इनके अंदर जो झूठा कॉन्फिडेंस है और जो कहते हैं ना कि एरोगेंस है, और समाज में इनका जो एग्जॉल्टेड स्टेटस है उसमें कमी आएगी। CAPFs के अंदर आप उनके लोगों को ऊपर लेकर के जाइए, नेचुरली देखना अपने आप परिवर्तन होगा। लोग, आधे लोग तो देना ही बंद कर देंगे एग्जाम, फिर वो प्योरली जो इसमें आना चाहते हैं वही देंगे। उसके बाद उससे होगा क्या कि दूसरे जो आपके जो चाहे वो एकेडेमिया है, चाहे वो आपका PSUs हैं, वहाँ पर लोग फिर उनका स्टेटस अपने आप बढ़ेगा। आज क्या स्थिति है, पावर मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी कौन होता है? एक IAS होगा, 16 साल 17 साल की नौकरी का। उसके अंडर में सारे जितने भी आपके जो PSUs हैं, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स के, उनके वर्षों के एक्सपीरियंस वाले, न्यूक्लियर प्लांट जो आपके चल रहे हैं बड़े बड़े, उनके वर्षों के एक्सपीरियंस वाले जो है ना वो सारे CMDs और जो डायरेक्टर्स होंगे वो उसके अंडर में होंगे। भाई क्या लेना देना, आप मुझे बताओ, उसको क्या पता? कोई संस्कृत या पाली लिटरेचर दे करके आया होगा, जॉइंट सेक्रेटरी बना होगा पावर मिनिस्टर के अंदर, उसका क्या लेना देना हाइडल प्रोजेक्ट से, क्या काम? तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है ना फिर एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप क्यों नहीं लगाते, आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कीजिए। जैसे अभी आपने बांग्लादेश में लगाया है दिनेश त्रिवेदी को, उसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं। आई थिंक इसी तरह से हमें और अपॉइंटमेंट्स प्रमोट करने चाहिए। US में आप भेजें, बिजनेस साइड से किसी बड़े लीडर को भेजें आप,
अच्छे जो बिजनेस में जिसका एक्सपीरियंस हो, उस तरह के व्यक्ति को आप अमेरिका में एम्बेसडर भेज सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी साइड से भेज सकते हैं किसी को। बिल्कुल भाई, एम्बेसडर की पोस्ट क्यों मोहताज रहे कोई व्यक्ति ने एग्जाम पास किया है नहीं किया, ठीक है, मुझे उसके लिए वो स्किल्स ही नहीं चाहिए एग्जाम पास करने वाली। कोई आदमी जिसने किताबें लिख रखी हैं, जिसको सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है, जिसका दुनिया भर का एक्सपोजर है, ही शुड बी सेंट एज एन एम्बेसडर। अगर ये नहीं बदलाव हुआ तो भारत विकसित राष्ट्र भी नहीं बन पाएगा। भारत की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, सुरक्षा से संबंधित चैलेंज एक्सट्रीमली बढ़ते जाएंगे। जो डिप्लोमेसी के अंदर जो जिस तरह की होशियारी काबिलियत की जरूरत है वो नहीं आएगी, तो उसमें भी भारत पिछड़ जाएगा। आप देख ही रहे ना भाई, जिस तरह से पाकिस्तान ने इस पूरे वेस्ट एशियन क्राइसिस के अंदर कैसे अपनी पोजीशन को लेवरेज किया है, वहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो है ना एक अपना एक अलग डिप्लोमेटिक स्टेटस उसने कार्व आउट किया है। हमारी आज डिप्लोमेसी की हालतें क्या हैं आप बताइए। नेपाल आपका दुश्मन है, बांग्लादेश से आपकी बनती नहीं है, श्रीलंका आपका वहाँ पर कोई प्रभुत्व नहीं है, चीन आपका दुश्मन, पाकिस्तान आपका दुश्मन, इंटरनेशनली आपका स्टेटस क्या है। तो इस तरह की बातें सुन करके जनरली खास तौर से जो ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है ना, ये वो तुरंत कह देती है कि साहब ये तो एनार्किस्ट लोग हैं, ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, व्यवस्था ख़त्म करना चाहते हैं, रेवोल्यूशनरी बात कर रहे हैं, एनार्किस्ट है क्या। तो वो उनका एक डिफेंस है, आप समझे, किसी भी किस्म के रिफॉर्म को आने नहीं देना चाहते हैं। मैं उस चीज़ को यहीं पर मैं फुल स्टॉप देना चाहता हूँ कि हम लोग एनार्किस्ट नहीं हैं। हम लोग सिर्फ वही बात कह रहे हैं जो कि पीएम के जो मिशन है उसके साथ कहीं ना कहीं अलाइन करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अब अगर आप विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? आपके इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, सोशल पैरामीटर्स पर, एजुकेशन पैरामीटर्स पर, डिफेंस के ऊपर। लेकिन ये सब होगा कैसे? सब जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक या भारतीय जो हम सारा सिस्टम दिखता है, व्यवस्था की धुरी कौन है? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। वो पूरे सिस्टम को चलाते हैं और उनसे सारा सिस्टम रिवॉल्व होता है, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पर जो चेंजेस होते हैं वो ठीक है, ऊपरी सुपरफिशियल है, बट पॉलिसीज़ का बनना और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट होना वो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। लेकिन वो व्यवस्था हमारी इतनी सड़ चुकी है कि उसमें इतना कहते हैं ना डिसफंक्शनैलिटी, करप्शन और सारी इतनी जो कहते हैं ना विद्रूपताएं उसमें आ चुकी हैं कि उसका सुधार किए बिना, और सुधार यानी कि क्रांतिकारी सुधार किए बिना, आप उस 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम लोग गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो एक अच्छी नीयत और अच्छे उद्देश्य के लिए ज़रूरी है और उसकी प्राप्ति के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर किसी किस्म की एनार्किस्ट टाइप की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस मंच पर बात करने का उद्देश्य ये था कि ये बातें कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुँचे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेकर के और ये बात करने का तो मतलब वो सवाल कहते हैं ना असंभव ही है, बिकॉज अपॉइंटमेंट दिलवाने वाले भी यही है। खासतौर से इस इंटरव्यू के बाद तो सवाल ही नहीं है कि कभी कोई अपॉइंटमेंट मिले, ठीक है। लेकिन चलिए, हमारा काम है, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आनी चाहिए और ये चीज़ें आ गई हैं। काफ़ी हद तक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक इनका जो सिस्टम पर पूरा जो कहते हैं ना ओवरआर्किंग कंट्रोल जो है उसके कारण ये एक डोमिनेट कर रहे हैं और वही इनको करप्ट बनने पर मजबूर करता है।